नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा हम इस बुलेटिन के जरिए करेंगे और आज की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आजकल दिल्ली में हैं और लगातार तीसरा दिन उनका है। आज 2 बड़ी बैठकें हुई हैं, उनकी जानकारी देंगे आपको, उसमें फैसले क्या हुए हैं और इन फैसलों के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं। दूसरी बड़ी घटना आज ये थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सोलन और शिमला में थे। दोनों जगह रोड शो जैसे हुए। फिर नागरिक अभिनंदन हुआ। नागरिक अभिनंदन के बाद अभी जेपी नड्डा माल रोड का दौरा करके निकले हैं और उसके बाद फिर अब कोर ग्रुप की मीटिंग बीजेपी की होने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आए हों, ये ऑटोमेटिकली महत्वपूर्ण है और इसके एजेंडा की जानकारी भी इसी बुलेटिन में आपको देंगे। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट में आज संजय कुंडू का केस लगा हुआ था, जो पहले से मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से वापस आया है मामला और यहाँ एप्लीकेशन आज डाली थी। उस केस में क्या हुआ वो बताएंगे आपको और साथ में आपको जानकारी देंगे जो नई भर्तियां हो रही हैं। स्टाफ नर्स का शेड्यूल आज आ गया पब्लिक सर्विस कमीशन से। आज जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो गया है और JOA IT 817 को लेकर जो फाइल पे चल रहा है, आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ उसमें देंगे कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट जल्दी निकलेगा, तो आपको बताएंगे कि रिजल्ट की संभावना क्या है और ये पूरा मामला किस तरफ को जा रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको आज 817 को लेकर बताएंगे। ई टैक्सी को लेकर एक नई खबर है। 1000 से ज़्यादा आवेदन लोगों ने कर दिए हैं, मोस्टली युवा हैं इसमें। और परौर 4 लेन को लेकर एक अच्छी खबर है, उसकी भी आपको जानकारी उसी तरह से इस बुलेटिन में देंगे और साथ में आपको बताएंगे कि जो ये वोटर लिस्ट फाइनल हुई है, 5 जनवरी आखिरी डेट थी वोटर लिस्ट को फाइनल करने की। अब जब फाइनल हो गई है तो इस वोटर लिस्ट में क्या नया निकला है वो आपको बताएंगे। और राम मंदिर को लेकर जो अयोध्या का बुलावा, राम मंदिर का जो बुलावा वीरभद्र सिंह परिवार को आया है, उसको भी आपको जानकारी देंगे कि ये किस तरह से आगे चल रहा है। क्योंकि टोटल 8 लोगों को ये निमंत्रण मिला है हिमाचल में और इसमें से वीरभद्र सिंह का परिवार भी एक है। देखिए, इस निमंत्रण की अगर मैं बात करें तो जो संघ के दायित्व पे अभी हैं, जो वहाँ जो कल उनको निमंत्रण देने गए थे राजकुमार वर्मा जी, ये हॉली लॉज में जाकर इन्होंने निमंत्रण दिया है। उसमें जो इनविटेशन है वो प्रतिभा सिंह एवं विक्रमादित्य सिंह उसमें लिखा है, मतलब दोनों को, क्योंकि परिवार को ही ये निमंत्रण है तो वो दोनों को दिया गया है। हालांकि जाने का शेड्यूल अभी फाइनल नहीं है और जो ये टोटल लिस्ट है या फिर जो अगला शेड्यूल है उसको लेकर कल आप अखबार में देखेंगे। जहां तक बात वोटर लिस्ट को लेकर है, देखिए आज लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट फाइनल हो गई और इसका गैप जो है आप समझ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का अब है, क्योंकि दिसंबर 2022 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसकी जो वोटर लिस्ट थी उसको अपडेट किया है अभी। और जब अपडेट किया है तो इस गैप के अंदर, 2 साल के गैप के अंदर 58,785 नए वोटर हमें मिले हैं और कई तरह के उसमें नए फिगर हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने इंश्योर कर लिया होगा कि उनका वोट उस टाइम बन गया है। हालांकि अब भी वोट बनाने के लिए एक विंडो अभी है, लेकिन जो अंतिम रूप प्रकाशन हुआ है वोटर लिस्ट का 5 तारीख को, इसमें टोटल 1,04,882 मतदाता दर्ज हुए। इनमें से जो 18 से 19 साल आयु वर्ग के हैं वो 48,183 हैं। 46,097 ये जो मतदाता हैं 46,000 के आसपास के, ये डिलीट हुए हैं क्योंकि या तो इनकी डेथ हो गई है, स्थान परिवर्तन हुआ है, दोहरा पंजीकरण था, इनके नाम हटा दिए गए हैं। इसलिए टोटल 58,785 नए वोटर इस वोटर लिस्ट में ऐड हुए हैं। अगर मैं टोटल बात करूं तो इनमें से 28,07,385 पुरुष हैं और 27,48,578 महिलाएं हैं। 36 जो है वो थर्ड जेंडर के वोटर हैं। जो ओवरऑल सबसे ज्यादा वोटर विधानसभा क्षेत्रवार अगर मैं बात करूं तो सुलह विधानसभा क्षेत्र है कांगड़ा का, यहाँ 1,04,612, 1 लाख से ऊपर वोटर हैं इनके पास। सबसे कम वोटर लाहौल स्पीति में है 25,043 के। तो ये जो टोटल वोटर्स की संख्या है वो जानकारी आपके साथ हमने साझा की। अगली बात करते हैं चिट्टे की गैंग में लड़की की गिरफ्तारी। देखिए, इक्का दुक्का केस बीच बीच में आते रहते हैं क्योंकि चिट्टा जो है अब
इतना फैल गया है कि जो पहाड़ों में खासकर रोज नए केस आ रहे हैं, शिमला पुलिस के सबसे ज़्यादा केस हैं, सबसे ज़्यादा अरेस्ट हैं, उसके बावजूद मामले हल नहीं हो रहे। कल एक चिट्टे का तस्कर पकड़ा गया गाड़ी से, और जब वो पुलिस के साथ फोटो खिंचवाया, आगे बिठा के जो खिंचवाते हैं, तो उसने हाथ में विक्ट्री का निशान लगा के जो है फोटो खिंचवाया था। तो आप समझ सकते हैं चिट्टा अब क्राइम नहीं, चिट्टा अब बिजनेस है। एक बार अंदर जाने के बाद दोबारा बाहर आते हैं, दोबारा फिर से वही सिस्टम चलता है, और पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते। तो ये नेटवर्क कैसे चल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पुलिस के जो लोग हैं वो तो हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं, कारोबारियों के जो ये बिजनेसमैन हैं, इनके डील सेट करवाने के लिए वो तो केस झेल रहे हैं, और जो चिट्टे का काम है वो किस तरह से चल रहा है वो आप समझ सकते हैं। अभी देखिए, चिट्टा तस्करी का रैकेट है, इसमें 21 वर्षीय युवती जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है। फागू से चिट्टे के केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले 3 की हुई थी, 5 की अब और हुई है। इसमें से 3 जो हैं वो अंबाला के हैं। अंबाला से चिट्टा आता था, ठियोग के पूरे एरिया में बांटा जाता था, जो नेटवर्क इस तरह से काम कर रहा था। और अब एक लड़की की गिरफ्तारी इसमें हुई है, 21 साल की लड़की है। पुलिस ने हालांकि उसका फोटो भी जारी कर दिया है FIR दर्ज होने के बाद। और जो लड़की है ये इसकी गिरफ्तारी के बाद टोटल जो गिरफ्तारी है अब वो 8 हो गई है इस मामले में, जिसमें अंबाला हरियाणा के 3 लोग हैं, बाकी लोग लोकल हैं। और ये पूरा नेटवर्क चला रहे थे, जो ठियोग में चिट्टे का नेटवर्क है उसकी ये कड़ी थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मामला हो गया है। ई टैक्सी को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, पहला चरण था ई टैक्सी का, दूसरा चरण है सोलर पावर प्रोजेक्टों का। पहले चरण में अब तक 1000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया था इसके आवेदनों को करने के लिए, जो ये ई टैक्सी को लेकर आवेदन करेंगे। मकसद ये है कि जो लड़के जो बेरोजगार हैं या जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो ई टैक्सी के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में करें। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट उनको स्क्रीन आउट करेगा, फिर उनके लिए ई टैक्सी खरीदेंगे, वो 50% सब्सिडी सरकार देगी उस खरीद पर, और फिर वो टैक्सी जो है सरकारी विभागों में अटैच कर दी जाएगी विभागों के साथ, ताकि उनको स्वरोजगार हो सके। जिसने आवेदन किया है चलानी भी उसको ही पड़ेगी, और 10वीं पास 12वीं पास सभी इसको कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो एक्सपीरियंस है वो बीच में लिया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह आएगी कि जो सरकारी विभाग हैं वो कितने हैं जो ऐसा करेंगे कि ई टैक्सी को अपने यहाँ अटैच करेंगे। अभी तक 100-150 से ज़्यादा डिमांड नहीं है। जहां तक बात विभागों की इस प्लेटफॉर्म पे आने की है, तो अभी 115 विभाग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं जिन्होंने इच्छा जताई है, और अब 15 दिन का वक्त उनको और दिया है कि वो बताएं कि उनको कितनी ई टैक्सी चाहिए। लेकिन इस बीच दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आवेदन अब आ गए हैं, जो आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आगे इनके इंटरव्यू और ड्राइविंग टेस्ट होंगे। जिन्होंने इच्छा जताई है कि वो इलेक्ट्रिक टैक्सी लेना चाहते हैं, उनके इंटरव्यू और ड्राइविंग टेस्ट होंगे, ताकि उनको स्क्रीन आउट किया जा सके कि इनमें से कौन जो हैं वो ये टैक्सी ठीक से चला सकते हैं और किनके साथ आगे सब्सिडी में सरकार को जाना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये सारा काम करेगा लेबर और जो रोजगार डिपार्टमेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट इसका वही है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ ई टैक्सी की वजह से बीच में आया था स्क्रीन आउट करने के लिए। अब आगे इसमें जो होगा वो देखना होगा कि दोनों में से कौन सा इसको विभाग करता है। जहां तक बात एक कामयाबी की है जो NHAI को मिली है, वो है परौर थानपुरी 4 लेन का मामला। मतलब जो परौर, ये बेसिकली जो पूरा जो है मंडी पठानकोट उसके बीच का ये स्ट्रेच है, और मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे जिसको 4 लेन में किया जा रहा है, अब इसका एक हिस्सा जो करीब 16 किलोमीटर का है नेशनल हाईवे का, 13 हेक्टेयर इसमें लैंड आएगी, और ये जो इसकी जो क्लियरेंस है वो मिल गई है, और ये जो 13 हेक्टेयर की क्लियरेंस मिल गई है, और NHAI को ये परौर से लेकर थानपुरी तक का स्ट्रेच है। अब इसके जो बनने के लिए रास्ता जो है और साफ हो जाएगा। SJPNL शिमला में है, सतलुज जल प्रबंधन निगम, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। वर्ल्ड बैंक का जो इसमें योगदान है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में है, 1800 करोड़ के आसपास का टोटल प्रोजेक्ट है ये। और इसमें अब जो MD है वो नए सिरे से नियुक्त किया है राज्य सरकार ने, आज ऑर्डर किए हैं चीफ सेक्रेटरी ने। जो मंडी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है मंडी में रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का, उसमें जो चीफ इंजीनियर थे इंजीनियर वीरेंद्र सिंह ठाकुर, इनको SJPNL का MD नियुक्त किया गया है सेकेंडमेंट बेसिस पर 1 साल के लिए।
और जो पंकज ललित थे यहाँ पे उनको, क्योंकि इनके पास लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर का डायरेक्टर का पद भी है, इसलिए इनको वही विभाग दिया गया है और वहाँ से इनको जो ये चीफ इंजीनियर हैं वीरेंद्र सिंह ठाकुर, इनको एमडी लगाया गया है सतलुज जल प्रबंधन निगम में। ये आज के ऑर्डर थे। टीजीटी को रेगुलर करने के ऑर्डर हुए हैं और ये वो टीजीटी हैं जो 2017 में नियुक्त हुए थे। 29 सितंबर 2017 को इनके ऑर्डर हुए थे अपॉइंटमेंट के, और बहुत से लोगों ने सेम डे ज्वाइन कर दिया, 15 दिन में इनको ज्वाइन करना था, लेकिन आगे 30 तारीख को और 1 तारीख को और 2 तारीख को छुट्टियां थी। 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर को छुट्टियां थी, तो बाकी लोगों ने ज्वाइन किया 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में। इसके कारण इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है वो लगभग 1.5 साल लेट हो, रेगुलर सर्विस 1.5 साल लेट हो गई थी, क्योंकि इनको एंटरटेन ही नहीं किया गया। उसके बाद ये कोर्ट में गए, कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया कि जो डेट है वो एक ही मानी जाए जितने एक साथ नियुक्त हुए थे। अब इनको आज अपॉइंटमेंट के ऑर्डर हुए हैं, 29/9/2017 से ही इनको माना जाएगा, 17 को ये कॉन्ट्रैक्ट पे माना जाएगा इनको, और इनकी जो नियुक्ति है प्री रिवाइज्ड जो स्केल है 10-300 और 3600 ग्रेड पे वाला 26/10/2020 से इनको जो है अपने काउंटर पार्ट्स जो हैं उनके बराबर जो रेगुलराइजेशन इनकी मानी जाएगी। तो ये दूसरा ऑर्डर है। इसके बाद अगला जो ऑर्डर वो है स्टाफ नर्स की भर्ती, और उससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू शेड्यूल है। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसी महीने जनवरी में 22 तारीख को 4 पदों का जो इंटरव्यू शेड्यूल घोषित किया है। इसमें हायर एजुकेशन का आचार्य ज्योतिष है, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी फॉरेंसिक में उनको वहां पदों की जरूरत है, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एपीआरओ जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट टाउन प्लानर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में। और जहां तक बात है रिसर्च असिस्टेंट लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में, साइंटिफिक ऑफिसर फॉरेंसिक में और साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री ये भी फॉरेंसिक में, इनके 23 को शेड्यूल घोषित हुआ है। 23 जनवरी को इनका जो ये है इंटरव्यू शेड्यूल है वो दिया गया है। तो ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। स्टाफ नर्स की भर्ती की मैं बात करूं तो स्टाफ नर्स की भर्ती का शेड्यूल हेल्थ ने जारी कर दिया है, और इस शेड्यूल के मुताबिक जो कैंडिडेट हैं इनमें 21 पद बैच वाइज भरे जाने हैं। जनरल के 11 हैं, 3 हैं एससी में, बीपीएल में हैं, एससी बीपीएल में 2, 4 ओबीसी में हैं, और ओबीसी ऑब्लिक वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 1 है। तो ये 21 पदों को भरने के लिए जो 17 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक काउंसलिंग होगी, और ये शेड्यूल डायरेक्टरेट में ही पूरा किया जाएगा। इसको लेकर भी जो स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर भी शेड्यूल जारी हो गया है। जो बाकी मामले हैं सीधी भर्ती वाले वो अलग से डील होंगे। आईपीएस संजय कुंडू के केस में जो आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट से ये मामला यहाँ आया था क्योंकि ये रिलीफ के लिए वहाँ गए थे, और आज इन्होंने यहाँ भी पिछले कल रिकॉल एप्लीकेशन डाली थी, आज उसमें सुनवाई हुई, और डीजीपी की ओर से कोर्ट में बताया गया कि निशांत और उनका जो पार्टनर है उसके बीच में, दोनों पक्षकारों के बीच में वो इसलिए पड़े क्योंकि वो बीच में मध्यस्थता कर मामले को सुलझाना चाहते थे। और देखिए, ये मध्यस्थता कर सुलझाने का भी अजीब तरीका है कि आप बंदे को सर्विलेंस पे ही लगा लो और उसके बाद उसमें जो है वो मध्यस्थता करो। सर्विलेंस का मतलब होता है कि अगर आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी की इंडिविजुअल जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसका अपना एरिया है, उसका अपना राइट है लाइफ का, उसको ब्रीच करते हैं, उसकी जो सीक्रेसी को ब्रीच करते हैं, वो तब होती है जब उस सर्टन जो उसमें पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक वो होती है, लेकिन इन्होंने कर दी। और मामले इन्होंने कहा कि दोनों पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर मामले को सुलझाना चाहते थे। कोर्ट को ये बताया कि 3 माह के भीतर वो रिटायर होने वाले हैं, इसलिए बेकसूर होने के नाते वो चाहते हैं कि वो पुलिस महकमे में सम्मानजनक सेवानिवृत्ति लें। ये बात इन्होंने कही। दूसरी तरफ जो एसपी शालिनी अग्निहोत्री हैं कांगड़ा वाली, उन्होंने भी अलग से आवेदन दायर किया है आज, जिसमें दोनों पक्षों, तीनों पक्षों की दलीलें वो सुनी गई। इसमें कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा और उनके मामले में स्वतंत्र जांच को लेकर ये मामला था, इनकी ओर से भी तर्क वहां दिए गए। और उसके बाद हाई कोर्ट ने इस जो डिसीजन है इसको रिजर्व रख लिया, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों के सभी पक्षकारों को सुनने के बाद डिसीजन जो है वो रिजर्व कर लिया गया है। अब ये डिसीजन कोर्ट प्रोनाउंस करेगा जब ये जजमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। आज देखिए, जेपी नड्डा शिमला आए हुए हैं, और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद शिमला आए हैं, तो सोलन और शिमला में इनका नागरिक अभिनंदन हुआ। पीटर हॉफ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम के
बाद अभी जो 7 बजे टेंटेटिव टाइम है बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक का, और ये बैठक होगी पीटरहॉफ में। इस बैठक में 3 मेंबर इनके नहीं आ रहे हैं। टोटल 21 मेंबर का ये ग्रुप है। 3 में अनुराग ठाकुर का केंद्रीय कैबिनेट वहां दिल्ली में है, और प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार आ नहीं रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते इस कोर ग्रुप के मेंबर हैं। लेकिन बाकी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो सांसद सुरेश कश्यप हैं, सतपाल सत्ती हैं, राजीव सहजल हैं, विपिन सिंह परमार हैं, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जमवाल, राकेश जमवाल, सिद्धार्थन जो इनके संगठन महासचिव हैं, बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, सिकंदर कुमार, ये सभी इस बैठक को में हिस्सा लेंगे। और इसमें जो चारों संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी का जो अभी काम चल रहा है, संगठन की दृष्टि से जो तैयारियां हैं, उनकी रिपोर्ट रखी जाएगी। अगले 3 महीने की कार्य योजना रोड मैप फाइनल होगा, और जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि उसको लेकर एक सर्वे करना है पार्टी ने कि जो जो पॉसिबल कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं, उन पे सर्वे होना है, और सर्वे से पहले इस कोर ग्रुप की बैठक में डिस्कशन जरूरी है। तो ये बीजेपी कोर ग्रुप का टेंटेटिव एजेंडा है। बाकी कोई और अगर डिसीजन होगा तो सुबह आपको अखबार में ही पता चलेगा। लेकिन आज जो ये जनसभा थी, चाहे वो सोलन में हो चाहे शिमला में हो, वहां जेपी नड्डा ने 2 तरह की बातें वहां कही हैं, और कांग्रेस सरकार के ऊपर हिमाचल में एक बड़ा हमला भी किया है। वो सीरियस एलिगेशन की कैटेगरी में आता है वैसे, क्योंकि वो जो पैसे का जो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसको लेकर है। देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी काठ की हांडी की तरह है, जो एक बार ही चढ़ती है, जबकि मोदी की गारंटी सच्ची गारंटी है। 3 राज्यों में प्रूव हो गया है। देश जो जिस विकास दर पे जा रहा है वो सबके सामने है। राम मंदिर बन रहा है, और एक बात कही कि राम मंदिर की जो आधारशिला है वो पालमपुर में रखी गई थी, क्योंकि 1989 में जब 11 जून को अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी आए थे, और पालमपुर में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि जो राम मंदिर है वो बनना चाहिए अयोध्या में, वहीं जन्मस्थल पर ही। और इसीलिए जो 32-33 साल के बाद ये सारा मतलब 3 दशक, लगभग 4 दशक के इंतज़ार के बाद ये इंतज़ार की जो पूरा हुआ है, और अब जो ये सपना राम मंदिर का पूरा हो रहा है। इन्होंने कहा हिमाचल में जो 4 सीटें जीतने की हैट्रिक लगाएंगे। जहां तक दिल्ली में मोदी सरकार है वो भी अपनी हैट्रिक लगाएगी, और हिमाचल में 28 लाख लोगों को पीएम ग्राम अन्न योजना से लाभ मिल रहा है। 11,000 करोड़ हाइडल प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने लगाए हैं। 1300 करोड़ का एम्स दिया है, 5 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, और बाकी सारी 4 लेन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कई तरह की बातें इन्होंने गिनाई है। एक बात इन्होंने कही कि जो कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि आपदा के समय केंद्र ने साथ नहीं दिया, लेकिन हिमाचल का दुख केंद्र ने समझा, सब देखा और उसके बाद मदद भी की। अगर अब कांग्रेस के लीडर ये चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि 1782 करोड़ आपदा का पैकेज भेजा है केंद्र ने हिमाचल सरकार को, और अब भी अगर इनको लग रहा है कि पैसे नहीं आए हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कुछ नहीं दिया, तो नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ नहीं आया, जब डालना जेब में जब डालना तो आना कहां से। ये एक लाइन थी, मतलब ये कि जो इस्तेमाल नहीं किया करना आता पैसा, और जहां ये चाहते हैं कि पैसा आए वहां नहीं आता, वो आता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही आगे जाता है। और कांग्रेस के नेताओं को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, ये बात कही जेपी नड्डा ने। अब अगली बात है बिजली बोर्ड की सैलरी जो आज भी नहीं आई, बिजली बोर्ड की पेंशन जो आज भी नहीं आई। बहुत सारी जगहों में हम पांवटा साहिब का एक वीडियो देख रहे थे जहां बिजली बोर्ड के एमडी हरिकेश मीना का पुतला फूंका गया, और वहां बहुत सारे नारे भी लगाए गए। यही हालत यहां जो इनका कुमार हाउस में मुख्यालय है, गेट मीटिंग के दौरान यहां भी थी। और अब बिजली बोर्ड के कर्मचारी, क्योंकि 52 ईयर्स में पहली बार हुआ है कि इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारियों की चिंता यह है कि इस महीने तो हो गया, और यह भी पॉसिबल है कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि अगर आज नहीं आई तो फिर ये सैलरी जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो भारत सरकार से आती है 7 तारीख को या 8 तारीख को, उसके बाद ही निकल पाएगी, क्योंकि उसमें ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है। इनको अभी भी 450 करोड़ के आसपास चाहिए, 470 करोड़ के आसपास अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। और जो 125 यूनिट फ्री बिजली है उसके बदले जो पैसा राज्य सरकार बिजली बोर्ड को देती है, वो ही मनी उनको टाइम पे नहीं मिला, इसकी वजह से ये संकट आया। लेकिन इसकी कोई
गारंटी नहीं है कि अगले महीने नहीं आएगा। तो ये जैसा एचआरटीसी में होता था, देखिए अभी एचआरटीसी जो खुद को सस्टेन कर पा रहा है, वो मेजर उसमें कंट्रीब्यूशन ये है कि एचआरटीसी अपनी जो फाइल वर्किंग है वो राज्य सरकार के साथ एडवांस में शुरू करता है। मतलब अगली सैलरी की पिछले 15 तारीख को फाइल चल पड़ती है ताकि वो फाइनेंस से अप्रूव हो जाए, क्योंकि कमिटेड लाइबिलिटी और फाइनेंस ने एग्री कर लिया हुआ है कि वो अपनी इस लाइबिलिटी को डिक्रीजिंग फॉर्म में देंगे, 2 करोड़ हर महीने कम करके, और वो 2 करोड़ हर महीने इंक्रीज कर रहे हैं अपनी कमाई में और अप्रोच इधर उधर से, और अपना जो लोन है उसको रिशेड्यूल करके। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, इसलिए वो बच पा रहे हैं। लेकिन बिजली बोर्ड को क्योंकि पैसा ज्यादा चाहिए होता है, तो वो एडवांस में भी शुरू करें तब भी ट्रेजरी का जो संकट है वो उनको झेलना पड़ता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि 1 तारीख को सैलरी पेंशन निकलने के बाद हिमाचल सरकार की ट्रेजरी अब 8 तारीख तक ओवरड्राफ्ट में जारी होती है पूरे हफ्ते में, और वो तभी फिर ओवरड्राफ्ट से बाहर निकलती है जब भारत सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा आता है। तो ये बड़ा क्रिटिकल सा वक्त है 1 से 7 के बीच में, और इसमें जो भुगतान के लिए जाएगा उसको इस तरह की दिक्कतें अब झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए सभी को उस तरह से खुद को तैयार करना चाहिए। जहां तक बात इसके बाद जो दिल्ली में मुख्यमंत्री की 2 बड़ी बैठकें हुई हैं उसकी है, तो उन बैठकों में एक तो उनकी बैठक थी जो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, और इनके साथ जो बैठक थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उस बैठक में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट का मामला उठाया, क्योंकि कांगड़ा एयरपोर्ट में देखिए R&R प्लान फाइनल होने वाला है। जो प्रशासक लगाए गए हैं रोहित राठौर, जो एडीएम धर्मशाला हैं, उन्होंने 15 जनवरी को वहां पर ये जो गांव हैं, प्रभावित गांव हैं, इनके लिए जन सुनवाई की डेट भी तय कर दी है, और उसके बाद फिर फरवरी महीने में पैसे देने पड़ेंगे। 2200 या 2400 करोड़ के आसपास का पैसा लगना है। कांगड़ा एयरपोर्ट में जो पैसा चुकाने के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए 2200 या 2400 करोड़ का मनी चाहिए, जो अभी इनके पास अभी मिला नहीं है जिला प्रशासन को, लेकिन राज्य सरकार से इन्होंने डिमांड किया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से, और वो कब मिलता है उसका इंतजार भी हो रहा है। लेकिन इन सारी चीजों में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज दिल्ली में जो बैठक थी, उस बैठक में जो बात हुई उसमें केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इनसे जो डिमांड की है मुख्यमंत्री ने, वो ये की है कि राज्य सरकार जमीन इस एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि जो हवाई पट्टी है वो प्रेजेंटली 1376 मीटर है, जिसको 3010 मीटर करना है ताकि A320 मतलब बड़े जहाज वहां उतर सकें। इसीलिए इसको लेकर अभी आगे जो भारत सरकार जो है, इन्होंने कहा कि भारत सरकार इसमें जल्दी अप्रूवल दे, हम आपको लैंड देंगे फ्री में और आप इसमें एयरपोर्ट बनाइए, इसको विस्तार दीजिए। तो ये बात कही। इसके साथ हेलीपोर्ट के संजौली हेलीपोर्ट की बात भी कही कि उसकी क्लियरेंस जल्दी दें, और जो 9 हेलीपोर्ट हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ये दूसरी बात कही है। लेकिन इसके साथ दूसरी बैठक थी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ, और उसमें SJVN के प्रोजेक्ट 3 जो हैं, सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध, इनके ऊपर फैसला होना है, क्योंकि SJVN को हिमाचल हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, जिसमें SJVN के खिलाफ राज्य सरकार अभी मार्च तक कोई बड़ी कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। लेकिन हिमाचल सरकार अपने हक के लिए भारत सरकार के पास गई है। एक तो SJVN में अपना हिस्सा इंप्रूव करना चाह रहे हैं इन प्रोजेक्टों में, और दूसरा जो सानन बिजली प्रोजेक्ट है जो पंजाब से इस साल आना है लीज पूरी होने के बाद, उसको लेकर भी ये बैठक होगी। तो उसमें जो डिसीजन होंगे उनकी जानकारी हम आपको अलग देंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है GOA 817, जिसमें 1800 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलनी है। सुप्रीम कोर्ट से केस आ गया वापस कि आप रिजल्ट निकालिए। रिजल्ट अभी तक निकला नहीं, और जब रिजल्ट नहीं निकला तो उसकी वजह क्या है वो भी अभी फाइलों पे चीजें चल रही हैं। लॉ को पहले गई थी फाइल की, जो लॉ को जब फाइल गई तो उसमें क्या होना है उसको लेकर जो है चीज़ें किस तरह से सेट करनी है। लेकिन इस फाइल की मैं अगर आपको पोजीशन बताऊं तो लॉ ने इसमें कह दिया था कि 7 जो आरोपी हैं उनकी उतनी पोस्ट रिजर्व करके बाकी रिजल्ट घोषित किया जा सकता है अगर जांच एजेंसी इससे सहमत हो। तो अब 2 तरीके हैं फाइल पे। तो अभी ब्रांच ने सिर्फ इतना लिखा है कि जो पहले विजिलेंस, क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो को रिमाइंडर भेजने को कहा है कि उनको ये रिमाइंडर भेजा जाए कि FIR नंबर 5/20
2023 जो 5/6/2023 को दर्ज हुई थी, उस एफआईआर की प्रोग्रेस क्या है, चार्जशीट कब दायर होगी और क्या उसमें और लोगों की संभावना है या उसका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है कि नहीं। ये तो ब्रांच कह रही है कि रिमाइंडर दिया जाए, लेकिन उसके बाद जब आगे फाइल जाएगी तो ये भी पॉसिबल है कि कोई अफसर, चाहे वो कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो या फिर मुख्यमंत्री हो, आगे 3 चैनल अभी हैं इस फाइल में, अगर वो लिख दें रिजल्ट घोषित करने को लेकर तो फिर आगे कुछ बात बन सकती है। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात है कि जांच एजेंसी को इसके बारे में रिमाइंडर दिया जाए ताकि उनसे पहले इसमें रिप्लाई लिया जाए, जैसा कि लॉ ने कहा है। तो अब अगर कोई अफसर आगे लिखने की हिम्मत करता है तो बात आगे जाएगी, अदरवाइज ये अभी दोबारा से जो रिमाइंडर है उसी तक बात रहेगी। जहां तक बात उसके बाद की है, तो जब अगर मान लो सरकार ये डिसाइड भी कर लेती है कि रिजल्ट घोषित करना है, तो फिर किसने रिजल्ट निकालना है। अगर लोक सेवा आयोग को कहेंगे तो फिर लोक सेवा आयोग जो है वो एडी से, इसमें सेक्रेटरी होम से चिट्ठी मांगेगा कि आप भी 2 लिख के, क्योंकि उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में ये दिक्कत है एफआईआर वाले रिजल्ट निकालने की। तो ये जो सिचुएशन है वो लगभग अभी थोड़ी क्रिटिकल सी दिख रही है। जैसे ही थोड़ी सी स्पष्टता इसमें आती है तो हम इसकी जानकारी फिर आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आज के यही मसले थे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है किसी मसले पर, तो आप इसी कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपको रिप्लाई भी उपलब्ध करवा सकें।